जिले में पुलिस विभाग से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां पुलिस विभाग में रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाहा ने आरक्षक राहुल चौहान के साथ इस बात पर मारपीट की कि उनकी ड्यूटी निजी बंगले पर कुत्ते की रखवाली करने के लिए लगाई गई थी, पर कुत्ता कहीं गुम हो गया और देर रात तक कहीं मिला नहीं। इसी बात से नाराज होकर आरआई सौरभ कुशवाहा ने आरक्षक राहुल चौहान के साथ मारपीट, प्रताड़ना, जाति सूचक गालियां देने जैसी घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, सौरभ कुशवाहा की पत्नी ने भी पालतू कुत्ते के गुम हो जाने की बात से नाराज होकर आरक्षक राहुल चौहान को चप्पल से मारने और नौकरी खा जाने की धमकी देते हुए जाति सूचक शब्द कहे। इस पूरे मामले में आरक्षक राहुल चौहान ने अजाक थाने पर आवेदन दिया है। उन्होंने अपने जख्म भी वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं। इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होने पर जयस ने प्रदर्शन किया है। घर लेने आया आरआई साहब सौरभ कुशवाहा, गाड़ी में बिठाया, बंगले पे लाया और बंगले पे लाने के बाद मेरे को बेल्ट से बहुत मारा। ये निशान है मेरे पैर में, ये मेरे हाथ का और ये पीछे। सर क्या घटना हो गई? आपने सोशल मीडिया पे वीडियो भी जारी किया, आपके साथ मारपीट का बताया जा रहा है, क्या है? मेरे साथ रात को 10 बजे बाद मेरी ड्यूटी बंगले से खत्म हो जाती है। मैंने आरआई साहब से बात की कि मैं 10 बजे बाद सर घर चले जाऊं। उन्होंने बोला चले जाओ। मैं घर आने के बाद मेरे को नहीं पता था कि वो डॉगी कहाँ चले गया, इधर उधर चले गया, मेरे को नहीं मालूम था। मैं घर आ गया श्रीमान जी से बात करने के बाद आरआई साहब से, और मेरे को रात को 1 बजे यहाँ से घर से ले जाया गया उनकी बोलेरो में, और मेरे को घर से बंगले पे ले जाया गया और बंगले पे जाके मेरे साथ मारपीट की और बेल्ट से मेरे को मारा है। क्या कारण बताया, क्यों मारा उसको? उनका कोई छोटा डॉगी गुम हो गया था इस वजह से, और ये चीज़ भी बोली है कि अगर डॉगी नहीं मिला तो तेरी नौकरी खा जाएंगे और तेरे को बर्खास्त करवा देंगे। और मेरे को इस कदर मारा कि मेरी हालत अभी गंभीर है बहुत। किसने मारा? आरआई सौरभ कुशवाहा साहब ने। ये जो डॉगी था, ये डॉगी उनका पर्सनल था कि? पर्सनल डॉगी है, छोटा बच्चा है, पर्सनल डॉगी है। उनकी पत्नी ने भी कुछ उसके बाद आप शब्दों को उपयोग किया? आप शब्द का मेरी जो कास्ट के ऊपर नीच जात का, ये तेरे को चप्पल से मारूंगी, तेरा मुंह देखने लायक नहीं है, ये चीजें शब्द हर चीज बोली है मुझे। आपकी आदिवासी भी गई थी वहाँ पे? तो मेरी वाइफ के सामने भी आरआई साहब ने मेरे को एक लपड़ मारा है और बाहर भी मारा है, और उनको भी, मेरी वाइफ को भी अब शब्द बोले गए हैं मैडम ने कि तुम इस लड़के से दूर रहो, ये नीच जात का है, ये है वो है, और मेरी वाइफ को भी गलत गलत शब्द का प्रयोग किया गया। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? मैं न्याय चाहता हूँ कि मुझे मुंह से कुछ भी बोल देते, बाकी मारा क्यों। अच्छा ये बताइए, आप इसको लेकर मामले में स्कूल कार्यालय गए थे? एसपी कार्यालय गया था, एसपी साहब के सामने समक्ष पेश भी हुआ, तो एसपी साहब ने ये बोला कि तुम ड्रिंक किए हुए थे तो तुम्हारी गलती हो गई, माफीनामा लिख दो बस। तो सौरभ जो आ रहा है वो भी शायद उस समय ड्रिंक कर रहे बता रहे थे? वो सर ड्रिंक करे हुए थे तो आपको मारा? क्या नाम है आपका? राहुल चौहान। कहाँ? डीआरपी में? डीआरपी लाइन में पदस्थ हूँ मैं। मेडिकल मेरा उसी रात को, जिस रात को मेरे को मारने के बाद मेरा मेडिकल कराने के लिए गए, तो मेरा अल्कोहल का मेडिकल हुआ। डॉक्टर के सामने मेरी कोई बात रखने नहीं दी कि मेरी चोटों के निशान। मेरे को वहाँ पर जो मेरे साथ में अधिकारी गए थे उन लोगों ने मना कर दिया कि तू चुपचाप है, बकवास मत करे, और मेरा अल्कोहल का वो नो अल्कोहल लिखा हुआ था, डॉक्टर ने उसको, अधिकारी ने अल्कोहल करवाया गया। क्या आप शराब पिए हुए थे क्या? मैं शराब नहीं पी। चोटों का नहीं हुआ आपके? चोटों का नहीं, चोटों का मेडिकल नहीं हुआ। क्या लग रहा है आपको पूरे मामले में? पूरे मामले में मुझे न्याय चाहिए। ये मेरे हस्बैंड राहुल चौहान, आरक्षक 115, आरआई साहब के बंगले पर ड्यूटी करते हैं, बच्चा और कुत्ता संभालने की, और उनके घर का निजी झाड़ू वाड़ू लगवाने का काम करते हैं वो। तो रात को 3 से 10 बजे तक की उनकी ड्यूटी होती है सुबह से। तो 10 बजे घर गए वो, उसके बाद में कोई गेट खुला रह गया होगा तो उनका कुत्ता निकल गया, और कुत्ता जाने के बाद में 1 बजे रात को उन्हें घर से उठाया गया, गाड़ी में बिठाया गया। आरआई साहब खुद लेने के लिए गए थे, और उसके बाद में इन्हें यहाँ लाकर पूछा भी नहीं कि डॉगी कहाँ गया, और इन्हें बेल्ट निकाला कांटे वाला, पैरों में, पीठ पे, कंधे पे और पूरी बॉडी पे उन्हें बहुत मारा। और उनकी मैम हाथ की घड़ी बना के खड़ी रही, कुछ भी ना बोला कि ना मारो या जो भी। उसके बाद में फोन बंद आया सर का, क्योंकि उन्होंने छीन लिया था। मैं सुबह उन्हें ढूंढने के लिए बंगले पर आई कि व्यक्ति है नहीं घर पे, तो कहाँ है।
तो सुबह मुझे भी अंदर ले लिया गया और मेरे से भी पहले उन्होंने बताया कि क्या हुआ, कुत्ता चले गया ये वो, तो ब्लेम कर रहे थे कि उसे मार के फेंक दिया गया है और हम बोल रहे हैं कि वो निकल गया, हम ढूंढ कर ला देंगे, लेकिन हमें मोहलत नहीं दी और इनके साथ बहुत कुछ गलत किया उन्होंने। मुझे भी अपशब्द कहे, नीची जाति का, आदिवासी, ये वो, इन्हें सब कुछ बोला, चप्पल से मारूंगी, पुलिसगिरी उधर ही रखना, बंगले पे काम करता है तू, तो ये सब चीजें। मेडिकल चोट के निशान का मेडिकल उन्होंने नहीं करवाया, लेकिन हमने पर्सनली करवाया है और उन्होंने हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ देने की कोशिश की है। एसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने भी मतलब इन्हें ही उनका सपोर्ट नहीं किया है। जो आरआई साहब ने बोला है वो चीजों को मान्य किया है कि तेरी गलती है तो माफीनामा दे दे। वो थाने पर प्रदर्शन करने क्या मांग? यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें मार का जो भी है उनको न्याय दिया जाए कि किसी भी अधिकारी को मारने पीटने का अधिकार नहीं है और बंगले पर बच्चा और कुत्ता संभालने का अधिकार नहीं है, वो भी उनका निजी कुत्ता। जयश्री चौहान। ये अभी जेएस के लोग भी आए थे, पुलिस आरक्षक भी आया, महिला भी हम लोग ने शिकायत करी है, इसका एफआईआर की मांग कर रहे हैं। क्या कहना मेरा कहना, पुलिस परिवार से मामला संबंधित है, इसकी एक आवेदन दे दे ये लोग। इन लोगों ने अभी तक आवेदन भी नहीं दिया है, यदि आवेदन देते इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाएंगी। भाई जो जांच में तथ्य पाए जाएंगे उस आधार पे एफआईआर भी हो जाएंगी। तो आपको आवेदन की शिकायत नहीं मिली? नहीं मिली, अभी तक शिकायत भी नहीं दी है। क्या मांग है उनकी? क्या मांग कर रहे हैं? उनकी तो मांग है बस एफआईआर करो। अब क्या एफआईआर करो, पहले आवेदन तो दे, उसके आधार पे वो जांच होगी, जांच के बाद जो तथ्य पाए जाएंगे उस आधार पे वैधानिक कार्रवाई होगी। किसके खिलाफ एफआईआर चाह रहे हैं लोग? किसके खिलाफ आएगा? अभी आवेदन तो दे, आवेदन देंगे उसमें समझ जाएगा किसके खिलाफ चाह रहे हैं। वो ऐसे नारेबाजी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आ रही हाँ, ऐसा मैंने भी सुना है। तो आप क्या कार्रवाई की जाएगी अगली? कार्रवाई के आवेदन देंगे, उसके हिसाब से जांच होंगी, जांच के उच्च स्तरीय जांच होंगी, इसमें वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर जांच होंगी, उसके आधार पर जो अग्रिम जो भी तथ्य पाए जाते हैं उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई होंगी। अभी मेरा नाम सब इंस्पेक्टर राजेश शाह, थाना अजाक खरगोन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी खंडासा में मंगलवार को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान ने किया। इस केंद्र के शुरू होने से स्थानीय मरीजों को अब सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उद्घाटन समारोह में विधायक ने कहा कि ये केंद्र क्षेत्र के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि यहां 24 घंटे दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। चंद्रभानु पासवान ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को अब उन दवाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से मरीज और उनके तीमारदार बाजार से सस्ती दरों पर दवाइयां खरीद सकेंगे। ये सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, जिससे आपातकालीन स्थिति में भी मरीजों को तुरंत दवा मिल सकेगी। उन्होंने इस पहल को सरकार की जनहितकारी नीतियों का हिस्सा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। कार्यक्रम का आयोजन सीएचसी खंडासा के अधीक्षक आकाश मोहन की देखरेख में किया गया था। इस अवसर पर 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर रवि पांडे भी मौजूद रही। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने इस पहल को क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया और सरकार के इस प्रयास की सराहना की। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के तहत स्थापित ये केंद्र न केवल खंडासा बल्कि आसपास के क्षेत्रों के मरीजों के लिए भी लाभकारी होगा। इस योजना के तहत जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 50-90% कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलती है। उद्घाटन समारोह में मंडल अध्यक्ष अमरेंद्र मौर्य, पूर्व मंडल अध्यक्ष बंशीधर शर्मा, राजेश सिंह, शंभू सिंह, बिंदेश्वरी सिंह, विजय पांडे, विजय कुमार उपाध्याय, अग्गू सतीश शुक्ला, औषधि केंद्र के संचालक अमन यादव सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज प्रधानमंत्री आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जन जन के लोकप्रिय गरीबों, किसानों, नौजवानों के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में के साथ साथ क्षेत्रों में अनेकों परियोजनाएं संचालित करने का काम किया है। अभी हम लोग अयोध्या से आ रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन था आज।
जो बनारस से चलकर मेरठ तक जाएगी, जो बहुत से भाइयों को बहनों को आने जाने में बड़ी सुविधा होती थी, हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज ट्रेन का भी उद्घाटन हुआ। अभी 107 बहनें हमारी आंगनबाड़ी की थी, उनको भी प्रमाण पत्र देने का काम किया। तो ऐसे बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। और इसी क्रम में हमारे खंडासा CSC पर जो जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया, इसमें गरीबों को सस्ती दवाई मिले और उन्हें कहीं भटकना न पड़े बाहर, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर इस केंद्र का उद्घाटन किया गया, ताकि मरीजों को आने जाने में कहीं असुविधा न हो। साथियों, प्रधानमंत्री जी का नारा है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि समाज में खड़े अंतिम पायदान के खड़े व्यक्ति पर चेहरे पर मुस्कान लाना ही उनका मकसद है। साथियों, इसी क्रम में हमारी विधानसभा में 84 कोसी परिक्रमा का निर्माण हो रहा है, उसमें भी तमाम ऐसे धार्मिक स्थल आएंगे। साथियों, जो धार्मिक स्थल पड़ रहे हैं उनका भी कायाकल्प करने का काम किया जा रहा है। और ऐसी बहुत सी सड़कें, बहुत से ऐसे काम आ रहे हैं। समर्थकों के साथ कलेक्टर बंगले का घेराव करने पहुंचे भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा। कलेक्टर व विधायक में जमकर हुई तू मैं व वाद विवाद। कलेक्टर बोले, रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। जवाब में कलेक्टर से बोले विधायक, तू सबसे बड़ा चोर। कलेक्टर के रेत चोरी रोकने के बाद कहने पर भड़के विधायक नरेंद्र सिंह ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर हाथ उठाने की कोशिश। सुरक्षा गार्डों ने मामले को बात कर सुलझाने की विधायक से कही बात। बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। ज्ञात हो कि कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अवैध रेत उत्खनन व परिवहन को रोकने के लिए भिंड विधानसभा अंतर्गत आने वाले नया गांव थाना क्षेत्र के मुहांड में लगाया हुआ है खनिज नाका। विधायक ने प्राइवेट लोगों से अवैध वसूली के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर लगाए आरोप। विधायक नरेंद्र सिंह के कहने पर समर्थकों ने कलेक्टर भिंड चोर है के नारे लगाए। बहस के बाद कलेक्टर बंगले के बाहर धरने पर बैठे विधायक नरेंद्र सिंह। बाद में प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल व सीएम के OSD द्वारा दिए गए आश्वासन पर धरना हुआ समाप्त। धरना समाप्ति में जिला पंचायत CO सुनील दुबे, ADM LK पांडे ने निभाई अहम भूमिका। और किसी को दिखाना आगे समझ में बातों से कम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। इसमें समझा दे, हमसे उलझ रहा तू। रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर, सबसे बड़ा चोर है तू। ओझा जख्म रेत की पूरी चोरी। आगे जल्दी तुम आए। प्राइवेट आदमी तो वसूली करा रहा है, आया हम वसूली कर रहा है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बात करो? बनाओ नारे। नारायण सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पटवारी कैसे बैठेंगे मानव में? लगाओ ना लगाओ। बैंड कलेक्टर चोर है, बैंड कलेक्टर चोर है, बैंड कलेक्टर चोर है। जिसका नाम नरेंद्र है, जिसका नाम नरेंद्र है। तुम्हारे घर बंद कर, आजा तू, आजा तू घर बंद कर ले, आजा आजा घर बंद कर बता दे। आगे बात कर, प्रोटोकॉल जानता हूँ अपना। मेरे घर के अंदर वीडियो क्यों बना रहे हो? मेरे घर के अंदर वीडियो बना रहे हो? चलो धरने पर बैठे थे, पूरा क्या मामला है?
गिरफ्तार किया था, क्या मामला? आज सुबह सुबह से बड़ी मात्रा में किसान आ गए, जो महिला में थी, किसान में थे। खाद की यहाँ समस्या है। कट्टर साहब से मैंने चर्चा भी की थी कि खाद वितरण प्रणाली तुम्हारी है, किसी को जनता को मालूम ही नहीं है। रात रात भर महिलाएं और किसान बैठे रहते हैं। तो जो हमारे पास भी आए तो मैंने चलो बात करते हैं। तो व्यवस्था गड़बड़ा रही है खाद की। मुझे नहीं लगता खाद की यहाँ कोई कमी नहीं है। शासन ने इतनी व्यवस्था करी है, पर्याप्त मात्रा में खाद है, लेकिन इसकी जो वितरण प्रणाली है वो गलत है। आप 1 बीघा पे 2 बोरी दे रहे हो और 20 बीघा पे भी 2 बोरी। ने खाद कहाँ मिलेगा? कहीं पर्ची कट रही है, कहीं खाद मिल रहा है, कहीं लिखा पढ़ी हो रही है, पूरा खाद बिकवा दिया। फिर उसके बाद बंगले पर गए थे आप? हाँ, बंगले पर गए थे। नहीं, किसान आ गए तो बंगले पर चले गए। कितनी देर तक आपने प्रदर्शन किया वहाँ पे बैठ गए? प्रदर्शन नहीं किया भाई, बैठ रहे हैं आप? प्रदर्शन नहीं किया हूँ, बैठ गया जाके मैं। जब किसान परेशान हो रहा है। अब क्या आश्वासन मिला? नहीं, खाद पर्याप्त मात्रा में है। माननीय प्रभारी मंत्री जी से बात हो गई हमारी और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से। सर, नाराजगी क्या थी कलेक्टर के प्रति आपकी? नहीं, नाराजगी हमारी कोई नहीं है। जो वितरण प्रणाली है किसानों को खाद के लेके, वो प्रक्रिया ठीक नहीं थी। खाद कौन बांट रहा है? खाद कहाँ मिलेगा? पर्याप्त खाद सोसाइटियों पे नहीं पहुँच रहा है। आखिर खाद कहाँ जा रहा है? मुलाकात हुई कलेक्टर से आपकी? मुलाकात हुई थी बात। क्या आश्वासन दिया है? वो क्या आश्वासन देंगे जब भीड़? आश्वासन हुआ है? नहीं, ऊपर हमारी बात सब जगह बात हुई है। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रतलाम से। रतलाम जिले के धानासुता गांव के किसान राजेश पांचाल की 8 महीने पहले बदनावर के पास हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज भी आरोपी खुलेआम घूम रहे और मृतक परिवार न्याय की तलाश में दर दर भटक रहा है। मंगलवार को मृतक का भाई राहुल पांचाल, मृतक की पत्नी, 2 बच्चे और अन्य परिजन फिर से एसपी कार्यालय पहुंचे। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द के साथ साथ बच्चों की आंखों में आंसू भी साफ झलक रहे थे। राहुल ने कहा, 8 महीने हो गए, पुलिस ने एसआईटी गठित की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। आरोपी आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब हमें उम्मीद नहीं बची है। परिजन आरोप लगाते हैं कि बार बार फरियाद करने के बावजूद पुलिस सिर्फ आश्वासन दे रही है। परिवार ने चेतावनी दी, अगर न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। इस मामले में किसानों ने भी विरोध जताया था। हत्या के बाद किसान समुदाय ने बदनावर मंडी में 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया, लेकिन 8 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इतने लंबे समय तक आरोपी को पकड़ न पाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। किसान और ग्रामीण पूछ रहे हैं, जब एसआईटी भी कुछ नहीं कर पाई तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? यह मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि न्याय की राह भटकते परिवार की पीड़ा, प्रशासन की उदासीनता की कहानी भी है। फिलहाल परिवार न्याय की आस में उम्मीद और निराशा के बीच भटक रहा है और सवाल उठा रहा है कि आखिर कब तक चलेगी ये खामोशी। क्या नाम है? मेरा नाम मीनाक्षी पांचाल है। एसपी कार्यालय आया है, क्या समस्या है? मेरे पापा की डेथ होने पर 8 महीने हो गए और अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया जा रहा है। और कहाँ पे हुई थी हत्या, किसने करी? बदनावर पे हुई थी और ये पता नहीं किसने करी थी। अच्छा, कितनी बार आ चुके हैं आप एसपी कार्यालय यहाँ पे? बहुत बार आ चुके हैं हम यहाँ पे। क्या बोलते पुलिस वाले अधिकारी साहब? काम कर चल रहा है अभी ऐसा वैसा। कौन से गाँव रहते हो आप? धानासुता। वो थाने पे गए थे आप, क्या बोला पुलिस वाले, क्या बोला? पुलिस वालों ने बोला कि हाँ काम चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बस इतना ही बोलते हैं बार बार। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आरोपी जल्दी से पकड़ा जाए। आपका नाम? मीनाक्षी पांचाल। क्या नाम है? राहुल पांचाल। ये आवेदन देने क्या मामला है? जी, ये 27 नवंबर की घटना है। मेरा भाई राजेश पांचाल है, जो कि किसान था। बदनावर मंडी में वो सोयाबीन बेचने के लिए आया था, तो जिससे कि उसको शाम को कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसका मतलब मर्डर कर दिया। जो सोयाबीन थे वो भी उसको मतलब कहीं दूसरी जगह ले गए
और अभी हम लगभग 8 महीने हो गए, अभी हम एसपी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, अभी तक कोई हमें इंसाफ नहीं मिला है। तो हम कितने समय से आ रहे हैं एसपी कार्यालय? कितनी लगभग बार हम आ चुके 5 से 6 बार आ चुके हैं। यहाँ पर भी आ चुके हैं, हम बदनावर थाने में भी आ चुके हैं, कलेक्टर ऑफिस में भी बहुत सी बार चले गए हैं, पर अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। हैं? सर कौन से गांव रहते थे आपके भैया और क्या मंडी में सोयाबीन बेचने आए? हाँ, दानासूता में रहते थे और बदनावर मंडी में सोयाबीन बेचने के लिए आए थे वो, और शाम को घर से निकले थे लगभग 5:30 बजे, और हमको सुबह सूचना मिलती है कि आपके भाई का मर्डर हो गया है। कहाँ पे हुआ था मर्डर? ये बदनावर के से 8 किलोमीटर आगे चंदवाड़िया करके गांव है, वहाँ पे उनका मतलब मर्डर हुआ था। अच्छा, ये आपके भाई का मर्डर हुआ था, इसमें मंडी में बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ, तो उसके बाद कोई एसआईटी वगैरह गठित करी थी क्या? एसआईटी वगैरह गठित कर दी, पर हमें नहीं लगता कि वो एसआईटी सही मतलब काम कर रही है, क्योंकि हमने जब भी पुलिस वाले को पूछा तो वो हमको ही पूछते हैं कि आप बताओ, आपको किसी पे अगर शक हो तो आप बताओ। अच्छा, कोई दुश्मनी वगैरह थी आपकी भाई से? ऐसी किसी से दुश्मनी थी तो कौन ये कर सकता है कोई जानते हैं? तो ये तो हमें नहीं पता, बाकी हम पुलिस वालों क्या कर रहे हैं पुलिस वाले? कहाँ पुलिस वाले अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो अभी तक बस थाने पे भी गए थे आप? थाने पे हम 8-10 बार आवेदन दे चुके हैं, पर अभी वहाँ से भी कोई हमें मतलब रिटर्न जवाब नहीं मिल रहा सही से। एसपी कार्यालय कितनी बार आ चुके हैं आप? एसपी कार्यालय हम 3 बार आ चुके हैं। मिले थे साहब से? मिले थे? सर से मिले थे एक बार हम। क्या बोल रहे थे कि हाँ चलो ठीक है करते हैं इसका कुछ, बाकी उसके बाद में कुछ रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं आया उनका। अच्छा, आप कंटिन्यू आ रहे हो, अगर इसके बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर आप आखिरी में? क्या या तो फिर आखिरी में हम या तो फिर सुसाइड करेंगे, फिर और क्या है। आपका नाम बताओ। राहुल पांचाल नाम है। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के शाजापुर से। एलपीजी गैस टंकियों से भरा ट्रक लखुंदर नदी में गिरा, चालक ने कूदकर जान बचाई। जामदी करेड़ी मार्ग पर पुलिया पर हुआ हादसा, मौके पर लाल घाटी पुलिस व एसडीआरएफ की टीमें पहुंची। ट्रक में एलपीजी गैस की खाली टंकियों भरी हुई थी। एलपीजी गैस टंकियों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर लखुंदर नदी में गिर गया। हादसे में चालक ने कूदकर जान बचाई। हादसा आदमी करेड़ी मार्ग पर पुलिया पार करने के दौरान हुआ है। मौके पर लाल घाटी पुलिस व एसडीआरएफ टीमें पहुंची। ट्रक में एलपीजी की खाली टंकियों भरी हुई थी, वही लखुंदर नदी में पानी भर रहा था। गनीमत यह रही कि पुलिया पर पानी नहीं था। हाँ सर, ये आदमी गांव है, इसी के पास जो छोटी सी ये पुलिया है, पुलिया बहुत खतरनाक है, और यहीं पे एक ट्रक खाली सिलेंडर से लेके जा रहा था, तो वो कहीं उसको रास्ता दिखा नहीं, तो उसने नदी में उतार दिया ट्रक। तो वही घटना है, हालांकि वो बच गया निकल के कांच खोल के। और बाकी ये टीआई साहब है, टीआई साहब यहाँ उपस्थित थे, तो बाकी ये बता देंगे। अभी क्या हालात हैं, क्या कहेंगे? थाने पर सूचना मिली कि एक ट्रक जादमी पुलिया में गिर गया है, तो आके देखा तो सिलेंडर से भरा हुआ आइसर है, जो खाली है सिलेंडर, खाली सिलेंडर भरे हुए हैं, जो जादमी नदी पे फिसल के पलटी खा गया है। ड्राइवर कोई जनहानि नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है, ड्राइवर बच गया है। और अभी एनडीआरएफ और सारी टीमें आ गई है, यातायात के प्रभारी भी आ गए हैं, और अभी क्रेनें मंगाई है। किस नदी का मामला? ये जादमी नदी है, जो करेड़ी रोड बोलते हैं उसको, लखुंदर नदी है। धार की तिरला पुलिस की बड़ी कार्यवाही, पवन चक्की व विद्युत तार चोरी करने वाले 11 बदमाश गिरफ्तार। विगत कई दिनों से धार के तिरला थाना क्षेत्र एवं जिले के अन्य क्षेत्रों में हो रही पवन चक्की व विद्युत तार चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए तिरला थाना पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने इस मामले में 11 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 6 क्विंटल तार, 1 लोडिंग वाहन और 2 मोटरसाइकिल जब्त की है, जिसकी कुल कीमत करीबन
6 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार डावर एवं सीएसपी सुजावल जग्गा आईपीएस के मार्गदर्शन में तिरला थाना प्रभारी ज्योति पटेल द्वारा गठित टीम ने ये कार्यवाही की। 25 अगस्त को पुलिस को मुखबरी से सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध बदमाश इंदौर अहमदाबाद हाईवे चिकलिया फाटे के पास वारदात की फिराक में खड़े हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर सुनील चंद्रवंशी, जानकी लाल, विकास परमार, अशोक नरेंद्र जोशी, धीरज परमार सहित अन्य आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने तिरला, खरमपुर, जानपुरा, बोरखेड़ी, चिलूर, रायपुरिया, ओसरा सहित कई गांवों से बिजली तार और आहू के पास से पवन चक्की की केबल चोरी करना कबूल किया। इस कार्यवाही में तिरला थाना प्रभारी ज्योति पटेल, उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह, फूल कुंवर, भरत सिंह, सहायक उप निरीक्षक रामपाल प्रधान सहित पूरी पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय रही। पानसेमल में गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर। भक्त विराजित करने ले जा रहे भगवान गणेश की प्रतिमा। कल गणेश चतुर्थी से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। वहीं पानसेमल में भी धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाएगा। नगर में 35 मंडलों द्वारा बड़े गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के साथ छोटे बड़े 60 मंडलों द्वारा ये उत्सव मनाया जाएगा। वहीं आज बाजार में इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को विराजित करने के लिए भी भक्तों की भीड़ देखी गई है। क्या पूरे गणेश उत्सव की रूपरेखा देखिए शहर क्राइम के एमपी हेड विशाल भावसार के साथ सिर्फ शहर क्राइम डिजिटल चैनल पर। नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। इस वक्त मौजूद हूं मैं पानसेमल के गांधी चौक में, जहां पर गणेश प्रतिमाओं की बिक्री हो रही है। कल से गणेश उत्सव प्रारंभ हो रहा है। कल गणेश चतुर्थी है। पानसेमल क्षेत्र जो है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। और यहाँ की विशेषता में बता दूं कि जो गणेश उत्सव होता है 7 दिवसीय गणेश उत्सव होता है। यहाँ पर पहले ही दिन से गणेश प्रतिमाओं का जो स्थापना के साथ में हर दिन अलग अलग मंडल जो है वो किसी दिन महाभंडारा करता है, महाप्रसादी का वितरण करता है, कहीं झांकियाँ जो स्थायी झांकियाँ होती है। 7वें दिन इस गणेश जी का विसर्जन होता है। मेरे साथ कुछ जो मूर्ति विक्रेता हैं वो साथ में हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ की इस वर्ष की व्यवस्थाएँ हैं। क्या नाम आपका? कमल प्रजापति। क्या कमल, इस बार किस प्रकार की मूर्तियाँ आप बेच रहे हैं और क्या खास है? इस बार हमने खास तौर से मिट्टी की मूर्तियाँ भी ज़्यादातर बनाई हैं और उनका साइज़ को ध्यान में रखते हुए, मतलब मार्केट में जिस प्रकार से छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मतलब 1 से लेके 4 फीट तक की मूर्तियाँ है। और बाहर से ऐसे जैसे हमारे यहाँ शादा, नंदुरबार, धुलिया, यहाँ से बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ भी बनती हैं। इस वर्ष कैसी अभी तक की बिक्री है? कुछ अभी तक तो ठीक ही है, लेकिन जैसे कल का जो मेन दिन तो ग्राहकी आज तो इतनी है केवल बुकिंग के हिसाब से, लेकिन जो भी रहेगा वो कल ही रहेगा। आज कुल मिला के व्यवस्थित। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग 30 से 35 पंडाल जो बड़े बड़े हैं, नगर के अलग अलग क्षेत्रों में पंडाल है। वहाँ पर गणेश जी की जो प्रतिमाएं हैं वहाँ पर पंडाल लग चुके हैं। कई जगह स्थायी झांकियाँ है, कई जगह प्रतिमाएं आना शुरू हो गई है 2 दिन पहले ही, और कल भी प्रतिमा आना शुरू हो गई। आज भी कई प्रतिमाएं जो बड़े पंडालों की वो आएगी और कल गणेश जी की स्थापना गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में होगी। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन उसके बाद जो है 7वें दिन यहाँ पर विशेषकर 200-250 डोल जो होते हैं वो धुलिया, सूरत, अलग अलग भागों से होते हैं और एक भव्य रूप में यहाँ पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन गणेश जी के 7वें दिन होता है। मेरे सहयोगी सुमित मारोटा के साथ में विशाल भावसर, शहर क्राइम डिजिटल। क्या नाम आपका? दिलीप गिरा से। कहाँ के निवासी है? पानसेमल के। ये गणेश उत्सव चालू हो रहा है, कौन सी प्रतिमा ले रहे हैं आप? जी देखिए, अभी जो गणेश उत्सव में अपना चलता है हमेशा, हम हमेशा हर साल मिट्टी का ही गणपति बिठाते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है
और मेरे ख्याल से सभी भक्तों ने वही गणपति का उपयोग करना चाहिए। खबर इंदौर से है। कहीं खुशी थी तो कहीं गम, ऐसे चले बम की सब रह गए दंग। जी हाँ, इंदौर शहर में हर कोई बड़ा अधिकारी आना चाहता है और यहाँ पर पोस्टिंग पाना चाहता है। मुश्किल होता है, लेकिन जैसे तैसे वह इंदौर आ ही जाता है। लेकिन यदि किसी अधिकारी की दूसरी ही पोस्टिंग में उसकी विदाई समारोह में इस तरह का जश्न मनाया जाए कि देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इंदौर में 2 दिन पूर्व एक IPS अधिकारी का ऐसा विदाई समारोह मनाया गया जिसे देखकर आप अचंभित रह जाएंगे। पुलिस कमिश्नर और DCP का भी इतना भव्य विदाई समारोह देखने को अमूमन नहीं मिलता। जश्न इस तरह से मनाया और इस तरह से पूरा उसका वीडियो शूट किया गया जैसे कि कोई उनका रिटायरमेंट ही हो गया हो। बाकायदा शॉल श्रीफल से उनका स्वागत किया गया और उन्हें मालवी पगड़ी भी पहनाई गई। नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया DCP ने। DCP साहब की एंट्री इतनी जोरदार थी कि जैसे कि कोई फिल्मी कलाकार अपनी गाड़ी से उतरकर अपने फिल्म प्रमोशन के लिए आ रहा हो। फूलों से इस तरह का स्वागत देखने को मिला जैसे कि मुख्यमंत्री किसी बड़ी योजना के लिए आ रहे हों। इतना अधिक खर्च एक विदाई समारोह पर थोड़ी सी बातें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अपने DP के विदाई समारोह में अपने इतना डेकोरेशन, इतने बम जला दिए कि जैसे उन्हें अब अपने विभाग से विदा ही कर दिया। लंबे समय की कवायद के बाद इंदौर के IPS अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट आई जिसमें DCP जोन 1 विनोद मीणा का ट्रांसफर इंदौर से हो गया। उनके थाना क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं थीं जिन्हें दबा दिया गया या फिर वहां फिर दब गई। राजेंद्र नगर, तेजाजी नगर, गांधीनगर कुछ ऐसे थाने थे जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर भी काफी नाराज थे। PHQ तक बात भी गई लेकिन अभी भी केवल अधिकारियों के बीच दबी हुई के राजेंद्र नगर का हवाला कांड अभी भी शांत नहीं हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी रकम को सुनकर सभी हैरान हैं और जिसकी शिकायत तो ऊपर तक हो गई लेकिन DCP इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाई। तेजाजी नगर मामले में जहां जवानों द्वारा संरक्षण देकर ड्रग्स बिकवाई जा रही थी वहां भी शिकायत विनोद मीणा के समय ही हुई थी। लेकिन DCP जब कुछ नहीं कर पाए तो पुलिस कमिश्नर को आगे आते हुए उन जवानों को थाने से हटाया गया। विनोद मीणा इंदौर में रहते हुए अपने अधिकारियों को हमेशा बचते हुए नजर आए। DCP विनोद मीणा की ये दूसरी पोस्टिंग थी। इससे पहले वो उज्जैन में एडिशनल के पद पर थे जिसके बाद उज्जैन में रहने का फायदा हुआ और उन्हें दूसरी पोस्टिंग इंदौर की मिल गई। लेकिन पहले जो अधिकारी मीडिया से रोजाना सरोकार करके अपनी बातें रखता था लेकिन धीरे धीरे अपने निचले स्टाफ द्वारा कई बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मीडिया से की दूरी बनाना शुरू कर दी। मीडिया के नंबरों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया और मीडिया की खबरों को लेकर वहां हमेशा बंद कैबिन में खबर लिखने वाले पत्रकार की बुराई करते थे। ये बात भी उनके बंद कैबिन में नहीं रह पाई और वह भी चलकर बाहर आ गई। तस्वीर देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बड़े नेता हैं, किसी बड़े बिल्डर का जन्मदिन या शादी की परियों का ये वीडियो है। लेकिन जिस आलीशान ढंग से एक भव्य होटल में एक IPS अधिकारी का विदाई समारोह मनाया गया वह काफी सवालिया निशान खड़े होता है। भरत IPS अधिकारी के बारे में लिखने से पहले कई पत्रकार सोचते हैं क्योंकि IPS लॉबी बड़ी है, वह कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। खरगोन जिले में पुलिस विभाग से एक शर्मनाक घटना सामने आई है जहां पुलिस विभाग में रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाहा ने आरक्षक राहुल चौहान के साथ इस बात पर मारपीट की कि उनकी ड्यूटी निजी बंगले पर कुत्ते की रखवाली करने के लिए लगाई गई थी पर कुत्ता कहीं गुम हो गया और देर रात तक कहीं मिला नहीं। इसी बात से नाराज होकर RI सौरभ कुशवाहा ने आरक्षक राहुल चौहान के साथ मारपीट, प्रताड़ना, जाति सूचक गालियां देने जैसी घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, सौरभ कुशवाहा की पत्नी ने भी पालतू कुत्ते के गुम हो जाने की बात से नाराज होकर आरक्षक राहुल चौहान को चप्पल से मारने और नौकरी खा जाने की धमकी देते हुए जाति सूचक शब्द कहे। इस पूरे मामले में आरक्षक राहुल चौहान ने अजाक थाने पर आवेदन दिया है। उन्होंने अपने जख्म भी वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं। इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होने पर जयस संगठन प्रदर्शन कर सकता है। घर लेने आया RI साहब सौरभ कुशवाहा, गाड़ी में बिठाया, बंगले पे लाया और बंगले पे लाने के बाद मेरे को बेल्ट से बहुत मारा। ये निशान है मेरे पैर में, ये मेरे हाथ का और ये पीछे।
पांसेमल विधायक श्याम बर्डे ने किया हरनिया मालकातर रोड का भूमि पूजन। शिरपुर विधायक काशीराम पवारा रहे मौजूद। कई वर्षों से लंबित मार्ग जो कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा को जोड़ता है, पांसेमल तहसील के ग्राम हरनिया मालकातर जो कि महाराष्ट्र के शिरपुर से जोड़ता है, कई वर्षों से यहाँ पर आवागमन के लिए पक्की सड़क नहीं थी, जिससे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। लेकिन विधायक श्याम बर्डे के अथक प्रयासों से ये रोड शासन से स्वीकृत करा लिया गया। आज सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया, जिसका भूमि पूजन कार्यक्रम आज ग्राम हरनिया में संपन्न हुआ। जहां भूमि पूजन कार्यक्रम में श्याम बर्डे ने ग्रामीणों को संबोधित किया। कहा उन्होंने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताई। इस कार्यक्रम में पांसेमल विधायक श्याम बर्डे, शिरपुर विधायक काशीराम पवारा, पांसेमल नगर अध्यक्ष शैलेंद्र भंडारकर, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद वसावे, वरिष्ठ भाजपा नेता लोकेश अनूप मिश्रा, कन्हैया जैन, राजेंद्र शितोले, मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत महाजन, चैन सिंह गद्रे, सरपंच धना पटेल एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। मेरा नाम बादल परमार है। मैं यहाँ ग्राम हरनिया का रहने वाला हूँ। ये रोड कम से कम 15-20 सालों से ऐसे ही था। वो जो डैम बनने से 8-10 साल पहले डैम बना था, उसके वजह से वो कट हो गया था। ये दूसरा रोड लिया था तो बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी जाने आने में, एम्बुलेंस के आने में, डिलीवरी होने के लिए ले जाने में, लाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। गाड़ियाँ कभी इंजन फूट जाता था तो कभी पंचर हो जाती थी। तो आज ये रोड का उद्घाटन होने से हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। बस यही बोलना चाहूँगा। आज हरनिया से मालकातर और रोड का हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं। इसमें विशेष रूप से मेरे साथ में महाराष्ट्र शिरपुर के विधायक हमारे काशीराम दादा पवारा भी हमारे साथ में पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे, इसलिए मैं उनका अपनी विधानसभा में स्वागत वंदन करता हूं। जिस प्रकार से ये रोडों की मांग थी, तो काफ़ी समय आज़ादी से लेकर जो अंतर्राज्यीय जो एमपी पांसेमल एमपी और इधर मालकातर गदरदेव महाराज शिरपुर तालुका को जोड़ने वाला ऐसा रोड था। इसका भूमि पूजन हम लोगों ने करा है, जिसकी लागत 1 करोड़ के लगभग की थी। वास्तव में जिस प्रकार आपने बोला कि काफ़ी समय से इस रोड की मांग थी, मांग जरूर थी और निश्चित ही हमारा जो क्षेत्र मेरा अपना पांसेमल ब्लॉक है, वो सारा कनेक्टिविटी हमारे महाराष्ट्र राज्य को जोड़ने वाला है। इसीलिए महत्व रखता है, क्योंकि महाराष्ट्र से सारे संबंध, रिश्तेदारी, सारी चीज़ें थी, इसलिए बहुत मांग थी। काफ़ी समय से आज़ादी से लेकर अभी तक बना नहीं था, जिसका हम लोगों ने भूमि पूजन करा है। इसलिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार मानता हूं। हमारे पीडब्ल्यू लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी का भी आभार मानता हूं। जिस प्रकार से आपने अपनी विधानसभा के लिए, अपने पांसेमल विधानसभा के लिए जिस प्रकार से ऐसे कहीं इतिहास जो ऐतिहासिक रोड थे वो स्वीकृत नहीं हुए थे, जिनका स्वीकृति आज मिली है, जिसका हमने भूमि पूजन करा है। इसलिए मैं अपने आप में पूर्ण विश्वास दिलाता हूं जनताओं को भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बोलती है वो करती है और सबका साथ सबका विकास और जग का कल्याण हो, ऐसी भावना लेकर हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारे देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी काम करते हैं। इसीलिए आज इतना पुराना रोड जो आज स्वीकृत होकर आज हमने भूमि पूजन करा है, इसलिए सभी क्षेत्रवासियों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज विशेष दिन है, हमारे पूरे भारत देश में हम हिंदू धर्म मानते हैं, हमारे गणपति भगवान का त्यौहार है, गणेश जी का आज हमारे घरों में आगमन है। इसलिए इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जय हिंद। क्षेत्र में अन्य स्थानों पर कुछ सड़कों को आप स्वीकृत करा के लाए हैं, कहाँ पर कितनी लागत की है? जी देखिए, अभी जो हमारे रोड है, एक तो ये हो गया, दूसरा रोड हमारा जो हमारा कॉलेज है पांसेमल का, जो मेन रोड से लेकर कॉलेज तक का रोड है, रोड का, और वहाँ पर एक ब्रिज बनना है, वो 4.5 करोड़ को वो स्वीकृति है। उसके बाद आगे जाएंगे हम लोग, मेंद्राना से महाराष्ट्र को जोड़ने वाला जो नवागांव गांव है, उसको जोड़ने वाला वो 1 करोड़ का लगभग है। उसके बाद आगे आप जाओगे, मेलन से जाम जो महाराष्ट्र को जोड़ता है, वो भी आज तक आज़ादी से आज तक रोड बनानी, उसकी भी मैंने 1 करोड़ की स्वीकृति कराई है। इतना ही नहीं, जोड़ने वाला जो मार्ग है वो आज उसका भूमि पूजन हुआ है, क्षेत्रीय विधायक यहाँ पे शामिल है, आप कार्यक्रम में शामिल हुए हो, क्या कहना चाहते? मेरा परिचय है महाराष्ट्र के शिरपुर विधान क्षेत्र के मैं विधायक हूँ, काशीराम जी पवारा जी, और ये हमारे विधानसभा क्षेत्र को लग के ये मालकातर और अपना डोनवाड़ा रास्ता जो है वो बहुत सालों से बना नहीं था, इसलिए अभी ये अपने
विधायक हैं पानसमल के, उन्होंने बहुत मेहनत करके उनको मंजूर करके लाया है। बहुत कम समय में उन्होंने अच्छा काम किया है, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि बहुत दिक्कत होती थी, हमारे महाराष्ट्र के जो रिश्तेदार हैं वो मध्य प्रदेश में आने के लिए बहुत तकलीफ होती थी, और जो मध्य प्रदेश के रिश्तेदार हैं उनको भी इधर आने की बहुत तकलीफ थी। वो काम बर्डे भैया ने अच्छा काम किया है, अपने पानसमल विधानसभा के क्षेत्र के श्याम भैया ने अच्छा काम किया है। उनको मैं बधाई देता हूँ कि बहुत सालों से ये काम था, उन्होंने काम किया है और ये काम अभी अच्छा हुआ है, और अपने जो रिश्तेदार आने जाने वाले हैं उनको अच्छा सुविधा होगा। मेव एजुकेशनल वेलफेयर अवेयरनेस ट्रस्ट इंदौर द्वारा भव्य मेधावी सम्मान समारोह 2025 का आयोजन मंगेशकर हॉल इंदौर में किया गया। इस अवसर पर लगभग 400 मेधावी विद्यार्थियों 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पत्रिका, प्रशस्ति पत्र, एक खूबसूरत कलम और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अब्दुल हाफिज बनारसी और एडवोकेट मोहम्मद शारिक खान ने किया तथा प्रस्तावना अब्दुल हाफिज बनारसी ने प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि व विशिष्ट जन श्री शंकर लालवानी, सांसद इंदौर संसदीय क्षेत्र, रिटायर्ड जज मोहम्मद शमीम साहब, डॉक्टर सुरेश पटेल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित, डॉक्टर मोहम्मद वसीम खान, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। विशिष्ट अतिथियों में अवेश खान, प्रसिद्ध क्रिकेटर के पिता आशिक खान, डॉक्टर नसीम अहमद खान, प्रिंसिपल सेफिया कॉलेज भोपाल, एडवोकेट अनीस अहमद वारसी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, इंस्पेक्टर एजाज खान, कस्टम्स हेडक्वार्टर इंदौर, छोटू भारती कार्य अधीक्षक हिंदी साहित्य समिति हबीब बैग साहब, आईसीबी बैंक विजय यादव जी, पूर्व अधिकारी नेहरू युवा केंद्र अबीद हुसैन, मेव बैंक मैनेजर एसबीआई, वरिष्ठ पत्रकार ताहिर कमाल सिद्दीकी, शौकत अली मंसूरी, सादिक चंदेरी, समाजसेवी बड़वानी, विशेष आकर्षण पत्रिका परवास का इंदौर सांसद शंकर जी ललवानी व रिटायर्ड जज मोहम्मद शमीम साहब एवं ट्रस्ट के सभी सदस्य की उपस्थिति में हुई। डॉक्टर सुरेश पटेल को शिक्षा व सांस्कृतिक क्षेत्र में उनके योगदान हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। प्रोफेसर असद खान आईके कॉलेज एवं डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने विद्यार्थियों को प्रेरक उद्बोधन दिया। स्वागत संबोधन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष हाजी शमसुद्दीन चिश्ती ने किया तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। यह समारोह समाज के उन प्रयासों का प्रतीक है जो शिक्षा को बढ़ावा देने और नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए किए जा रहे हैं। अपने प्रेरक वक्तव्य में श्री ललवानी जी ने शिक्षा और अल्पसंख्यक समुदाय के लगाव को प्रोत्साहन देते हुए बच्चों को प्रोफेशनल शिक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया। आज यहाँ पर तकरीबन 400 बच्चों को हमने सम्मानित किया है और इंदौर शहर के अलावा उज्जैन, बड़वानी, खरगोन और धार डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे आए हैं। कुछ लोग हैं जो बड़े ही अच्छे और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बच्चों को बाकायदा गाड़ी कर के लेके आए हैं। ये बच्चों को मोटिवेशन देने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहीं से बच्चे कुछ आगे बढ़कर कुछ इस तरह की कामयाबी हासिल कर लेते हैं जिससे वो अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें, अपने जिस इदारे में उन्होंने तालीम हासिल की उसका नाम रोशन कर सकें, या फिर कौम का नाम रोशन कर सकें, या फिर देश का नाम रोशन कर सकें। तो इस मोटिवेशन के प्रोग्राम में हमारे बीच तकरीबन 400 बच्चों का पंजीयन हुआ है। 400 बच्चों को हमने अभी तकरीबन 250 प्लस बच्चों को सम्मानित कर दिया है और बाकी बच्चे और सम्मानित होना बाकी हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। सर, यहाँ पंजीयन के लिए कोई फीस वगैरह रखी गई है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली क्या है कि मेव एजुकेशनल वेलफेयर अवेयरनेस ट्रस्ट है जो भी हाल ही में हम इसको पंजीकृत कर रहे हैं। इट इज़ प्रोसेसिंग इन पंजीयन, मतलब पंजीयन में अभी प्रोसेस में है ये, और उसी के बैनर तले ये पहला हमारा प्रोग्राम है। और हमारा जो ट्रस्ट है, जो मेव एजुकेशनल वेलफेयर अवेयरनेस ट्रस्ट है, उसका मकसद ये रहेगा कि हम एजुकेशन में फोकस करें और एजुकेशन में फोकस करके जो माइनॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अच्छे लेवल तक, अच्छे मकाम तक पहुंच सकें। तो इस कोशिश के सामने आज यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को आयोजित किया। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान खुसूसी के रूप में हमारे इंदौर संसदीय क्षेत्र से श्री शंकर लालवानी जी और जिला कोर्ट के जो अध्यक्ष वो जज साहब हैं, रिटायर्ड जज साहब मोहम्मद शमीम साहब हैं आए। इसके अलावा कस्टम ऑफिसर हैं एजाज खान साहब,
पुलिस अधीक्षक हैं नारकोटिक डिपार्टमेंट जावरा से, उनकी वाइफ जो है सबिया खान। तो इस तरह से काफ़ी जो मेहमान आए और बच्चों को मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में प्रोफेसर अरशद खान सर और डॉक्टर पुनीत गुप्ता जो मेडी स्क्वाड नीट क्लासेस में तालीम दे रहे हैं, तो इन लोगों ने बच्चों को मोटिवेशन भी दिया। और काफ़ी बच्चे भी काफ़ी, आप 12 बजे से बैठे हैं, आप लोग को देख भी रहे हैं कि अच्छा प्रोग्राम रहा है। और काफ़ी मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ऐसे बच्चों को हम इस मंच से सम्मानित कर रहे हैं। अच्छा, इस मंच से हमने जो कबीर की जो शिक्षा है, उनके विचारों को सारी दुनिया में जो फैला रहे हैं, ऐसे डॉक्टर सुरेश पटेल साहब हैं, उनको पहली बार इस मंच से, हमारे मंच से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उसमें हमारे जज साहब मोहम्मद सलीम साहब और शंकर ललवानी जी ने के हाथों से उनको ये सम्मान दिया गया। सर, जैसे आपकी सोसाइटी जो है वो क्या मुस्लिम बच्चों के लिए या हिंदू बच्चों के लिए भी कुछ? नहीं सर, एक्चुअली हम लोग सभी बच्चों के लिए, जैसे आज हमने डॉक्टर सुरेश पटेल साहब को सम्मानित किया और हमारे गेस्ट की जो फहरिस्त है उसमें मैक्सिमम ललवानी जी या छोटू भारती जी या डॉक्टर सुरेश पटेल जी आए। हम सद्भाव के साथ में कुछ काम करना चाहते हैं। अभी हमारे पास जो पंजीकृत जो बच्चे थे इस प्रोग्राम में, वो माइनॉरिटी मुस्लिम ही बच्चे थे। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी कौम के या गैर मुस्लिम या हिंदू बच्चों को हम सम्मानित नहीं करना चाहते हैं। अभी हमारी लिस्ट में, मतलब इस प्रोग्राम में हमने उन्हीं बच्चों को रजिस्टर्ड किया था। तो आगे हम बड़े पैमाने पे भी अगर आगे करते हैं तो सभी बच्चों को लेकर हम काम करेंगे। ऐसे हम अनाथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। हम उसके बिहाफ पर भी सभी धर्म के बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो इस तरह के सम्मान के प्रोग्राम हम करते आए हैं और करते रहेंगे। आपका परिचय? मैं अब्दुल हफीज़ खान, ट्रस्टी मेव एजुकेशनल अवेयरनेस ट्रस्ट इंदौर। हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मेवाती ट्रस्ट के ऑर्गेनाइज हुआ ये इवेंट, वहाँ पर हमें बुलाया गया, हमें बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया और हमें यहाँ पर बहुत अच्छे स्कॉलर से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, आगे करियर गाइडेंस दिए। क्योंकि इस टाइम पर हमें कंफ्यूज रहते हैं 10th पास आउट होने के बाद कि अब आगे क्या करना है, पर हमें यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली, हमें क्या क्या करना चाहिए। यहाँ हमने बहुत बड़े अचीवर्स और स्टूडेंट से मिलने की हमें मुलाकात हुई और हम सब बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं ट्रस्ट के कि उन्होंने हम इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया इवेंट और हमें यहाँ पर सम्मानित किया। कहाँ से आप यहाँ आए? मैं अलहिरा पब्लिक स्कूल चंदन नगर धार रोड से। आपका जी, आपका नाम? महक शेख समद। मेवाती ट्रस्ट के बारे में एक चीज ये बोलना है कि ये ट्रस्ट ने मतलब 10th 12 के बच्चों के लिए तो प्रोग्राम रखा ही रखा, वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे MBA JEE नीट जो कर चुके, कंप्लीट कर चुके हैं और जो कर रहे हैं, उन लोगों को भी सम्मानित किया। ये बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे IIT खड़गपुर चल चुके हैं, जो जिनका नीट में सिलेक्शन हो चुका, जो डॉक्टरी कर रहे हैं या डॉक्टरी में जा रहे हैं या उस फील्ड में हैं, उन बच्चों को भी सम्मानित किया। ये बहुत बड़ी बात है। जी, मेरा नाम दरक्षा अंजुम खान है। मेरे बेटा खुद IIT खड़गपुर में है, JEE क्लियर किया था। तो इन लोगों का ये था कि मेवाती ट्रस्ट का ये रहा कि इन लोगों ने उसे भी बहुत अच्छे से, मतलब सुरेश पटेल जी का सर का ये और समीम खान सर जी का तो था कि बच्चा जितना भी एजुकेशन में आगे जा रहा है उन सबको प्रोवाइड करना है अपने को और ग्रो करना था बच्चों का। और सीधी सी बात, एक जो उन्होंने सबसे मेन पॉइंट बोला है कि शिक्षा देना सबसे अच्छी बात नहीं होती। शिक्षित तो सभी हैं, आज के जमाने में शिक्षित सभी, ऐसा कोई भी नहीं जो शिक्षित नहीं है, लेकिन शिक्षा किसने ग्रहण की है, ये बात उन्होंने समझाई है। शिक्षित सभी हैं, कोई 12th पास है, कोई 10th पास है, कोई MA करा हुआ है, कोई BA करा हुआ है, लेकिन क्या वो माइंड से शिक्षित है क्या, वो चीज बताई है। दूसरी बात इसमें सबसे अच्छी एक ये लगी है कि यहाँ पर सर्वधर्म की बात कही गई है ना। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि ये मुस्लिम सोसाइटी का प्रोग्राम था तो यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम सोसाइटी वाली बात थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी को एकता के दायरे में रखा गया। जितने भी गेस्ट आए थे वो भी श्री शंकर लालवानी जी जो थे हमारे सांसद, और पुष्पमित्र भार्गव जी जो महापौर है, उनका भी आने का था, लेकिन किसी कारण से वो लेट हो चुके, आए नहीं। तो उन सब के थ्रू ये हमें लगा कि मतलब ऐसा नहीं कि मोमेडन जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं अलग है।